नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी के करंट अफेयर्स में। और इस करंट अफेयर्स में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण आपका फरवरी माह का करंट अफेयर है। यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपके करंट अफेयर्स फरवरी माह में बहुत सारा गैप हो गया, नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोशिश करी है कि बीच बीच में उनको हम देते रहें। और कुछ अलग कारण थे जिसकी वजह से वो बना पाना संभव नहीं था हमारे लिए। लेकिन आपके आज से जो करंट अफेयर रहेंगे, डेली करंट अफेयर सुबह वाले, वो आपके रेगुलर रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ हम मध्य प्रदेश के जो हमारे महत्वपूर्ण खबरें होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स हैं और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हम वहां पर कवर करते हैं। वो रेगुलर रहेगा। और यहाँ पर फरवरी माह में आपका जितना भी करंट अफेयर छूटा है, बीच में हमने 1 तारीख से 12 तारीख तक करा दिया था, फिर 14 और 16 तारीख का भी हो गया था, इधर से लेकर के 28 तारीख तक के रह गए थे, वो भी यहाँ पे हम पूरे कर लेंगे। साथ में आपका जो बजट आर्थिक सर्वेक्षण है, ये वीडियोस भी आपके लगातार आने वाले समय पे जैसे ही सरकार अपने पोर्टल पे उनको डाल देगी तो उसको हम लेकर के आएंगे। पिछली बार भी हमने आपका बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कराया था और इस बार भी कराएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का अभी हाल ही में जन्मदिन था। तो उसके उन्होंने कहा है कि दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, स्वयं के साथ है। स्वयं पे सुधार करना है, स्वयं के ही प्रति हमें क्या रहना है, जागरूक रहना है, जिम्मेदार रहना है। हम जीवन में स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को, विचारों को आगे लेकर के हम बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि यदि आप MPPSC प्री 2022 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज चालू है। एग्जाम गुरुजी के पोर्टल पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट आपको वहां पे पूरे देने को मिलेंगे। साथ में आप मेंटोरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको वहां पर फ्री मिलती है। मेंटोरशिप 997 की है। आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका जो कोर्स है 45 डेज में कैसे हो, प्लस फॉलोअप कैसे होगा आपका, और साथ में यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। सभी स्टूडेंट जो इन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनके साथ संडे इवनिंग में सर बैठते हैं, बातें करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स जाती है उनका सोल्यूशन बताया जाता है। आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप कहीं पर भी बैठ करके यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक क्लास का एनवायरनमेंट मिलता है और पता चलता है कि किसकी तैयारी किस लेवल की है, तो एक कंपटीशन का भी माहौल मिलता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये कोर्स चल रहा है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए जो नंबर है वहां पे संपर्क करें। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्रा की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत कब से की है? इसकी शुरुआत 5 फरवरी से करी है और ये 25 फरवरी को यह यात्रा समाप्त हो चुकी है। मूल उद्देश्य सरकार का ये था, पिछली बार एक सरकार का प्रोग्राम चला था सरकार आपके द्वार, उसी प्रकार से ये विकास यात्रा है कि क्योंकि ये जो वर्ष है 2023 का, ये चुनावी वर्ष है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, तो उन्होंने इसका जो नाम दिया है विकास यात्रा दिया है। सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्रों पे इन्होंने क्या डेवलपमेंट किए हैं और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, लोगों को उसके लिए जागरूक किया। बहुत सारे लोगों को योजनाओं में रजिस्ट्रेशन भी मिला है, बहुत सारे इनोग्रेशंस भी हुए हैं। कई रोडों का, सड़कों का, जो भी सरकार के जो गतिविधियां रहती हैं वो सारी की सारी एक युद्ध स्तर पर की गई है। यानी आपको पहले सरकार के पास जाना होता था अपने प्रस्ताव को लेकर के, यहाँ पर सरकार आपके द्वार पे खड़ी हुई थी कि आप हमें बताओ क्या काम करना है, साथ में हमने आपके लिए किया है। तो पूरा का पूरा एक जो लेखा जोखा होता है गवर्नमेंट पब्लिक के बीच में लेकर के गई है। यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि कोई कितनी भी बड़ी सरकार हो, जाना आना जो होता है उसे अपने जनता के द्वार पे ही होता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये प्रोग्राम चला था। ये शासकीय प्रोग्राम नहीं था, एक प्रकार से ये राजनीतिक प्रोग्राम था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं और प्रशासन के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इस वजह से आप इसको याद रखना है कि ये जो विकास यात्रा है ये 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चली थी और मोटे मोटे क्या उद्देश्य थे वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के सिटीजन पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से भी 2022 में सम्मानित किया गया है? तो ये विभाग है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, जिसको अभी हाल ही में क्या किया गया, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के कई विभाग है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ये नवाचार के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। और क्योंकि जो हमारे यहाँ का गृह निर्माण ये विभाग है, तो इन्होंने क्या अपना जो पोर्टल बनाया है वहां पे बहुत सारी जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन करी हैं और बहुत सरल तरीके से करी हैं, जिसके लिए कई बार भटकना पड़ता था। इसी सुविधा के कारण इसको ये स्कॉच अवार्ड दिया गया है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में हाल ही में देश के किस शहर में नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। मध्य प्रदेश भवन है जहां पर जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के जो गणमान्य नागरिक होते हैं, शासन के प्रशासन के होते हैं, उन्हें यहाँ पर रुकने की सुविधा होती है। दिल्ली में बनाया गया है और ये वास्तु के अनुसार बनाया गया है। वैदिक भवन भी इसके कुछ विभाग अलग अलग बनाए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हमारे मध्य प्रदेश का कोई शासकीय जो विशिष्ट अधिकारी होते हैं वो यदि वो जाते हैं तो वहां पर रुकते हैं और ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन के नियंत्रण में रहता है। इसके लिए एक अलग से विभाग भी बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाएगी और ये पूरी की पूरी विकास यात्रा में इसकी काफी क्या कहते हैं चर्चा रही है। तो ये योजना शुरू कब से होगी? तो ये योजना जो शुरू होने वाली है, ये योजना 8 मार्च से शुरू होने वाली, जो भी सरकार की घोषणा है कि जो अंतरराष्ट्रीय क्या रहता है, महिला दिवस रहता है, उस दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन यहां से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। जो पैसे आएंगे वो जून माह से सरकार का कहना है कि डाले जाएंगे। 1,000 रुपए मिलेंगे, सभी के आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आगे की जो शासकीय प्रक्रिया होती है उसका देखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद 1,000 रुपए सभी के जो डीबीटी होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, महिलाओं के डायरेक्ट खाते में आएंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो पूर्ववर्ती योजनाओं के लाभ मिल रहे थे महिलाओं को, वो इसके साथ साथ मिलते रहेंगे। आगे की प्रश्न एक और है, उस पे बाकी की चीजें मैं वहां पे क्लियर करूंगा। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम, एक ये कार्यक्रम चालू किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इसमें किसे पशुपालन से जोड़कर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराना है। तो इसमें ये जो योजना चल रही है, ये मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया और सहरिया, उनके लिए योजना चल रही है। अभी तक हमारे यहाँ ऐसी योजनाओं में गाय दी जाती थी, लेकिन इसमें भैंस भी दी जाएगी, दुधारू जो पशु होते हैं। तो दोनों कार्य का उद्देश्य पूरे होंगे। पहली तो ये होगा कि लोगों को, जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनमें कुपोषण की एक समस्या है, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा। दूसरा, जो पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, ये कई प्रकार से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसको भी सुधारेंगे। तो इसका जो गोबर है, गोमूत्र है, खाद, क्योंकि अब जैविक कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके खाद भी बनेगी। तो बहुत सारे जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ति होंगी उनकी, साथ ही साथ उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये योजना चलाई जा रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में सुराज नीति 2023 में कब के बाद से अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना है। तो इस योजना में जो लोग सम्मिलित होंगे वो अप्रैल 2020 के बाद के होंगे। ठीक है, जो सुराज नीति है ये किसके लिए? सुराज नीति जो चल रही है, कॉलोनियां बसाई जा रही है, विशेषकर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसमें किसी विशेष जाति वर्ग को सम्मिलित नहीं किया गया। ये सभी के लिए है जो कि आर्थिक रूप से क्या है, अक्षम है। अब इसमें नियम यह बनाया सरकार ने कि जिनका 1 अप्रैल 2020 के बाद से अतिक्रमण उसमें जो जमीन मुक्त कराई गई है उसमें ये जो आवास होंगे या जमीन उन्हें दी जाएगी। इसके बाद सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, आवास से संबंधित, सड़कों से संबंधित, वहां पे नालियां बनाना हो, चाहे बाकी के सीवेज लाइन हो, स्वच्छता से संबंधित, शौचालय संबंधित, सभी योजनाओं को सम्मिलित करके उस कॉलोनी का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और ये क्या रहेगा, ये पूरी तरह से जो रहेगा, इसके लिए अलग अलग का नियम बनाए गए हैं कि ये किसे दिया जाएगा। उसमें शासकीय जॉब पे नहीं होना चाहिए, आप आयकरदाता नहीं होने चाहिए। ठीक है, शहरों के लिए वहां पे क्या किया गया, 450 वर्ग फीट के पट्टे भी जो होंगे वो प्रदान किए जाएंगे। ये भी किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के अंतर्गत आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर लहरीबाई किस जिले की रहने वाली है? ये लगातार खबरों में बनी रही है। ये डिंडोरी जिले की रहने वाली है। इनकी उम्र बहुत ही कम है, 27 वर्ष की है, डिंडोरी की है। और इन्हें श्री क्या है, क्योंकि यूएनओ ने इस वर्ष को जो 2023 वर्ष है मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं इन्हें श्री अन्न कहा जाता है। तो इसके जो सबसे ज्यादा लगभग 150 से अधिक जो बीज हैं, जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि विलुप्त हो गए हैं, उनका इनके पास भंडार है। और ये डिंडोरी जिले की है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने क्या किया था, अपनी जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें भी किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इनका नाम हमें याद रखना है, लहरीबाई का, डिंडोरी की रहने वाली है। श्री अन्न की ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एक प्रश्न पहले भी मैंने चर्चा कर चुका है कि आप मोटे अनाजों के जो नाम होते हैं, कुछ के नाम आपको याद रखने हैं कि किन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन से मोटे अनाज हैं, या आपको 4 दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, कौन नहीं है।
तो थोड़ा सा आप नजर रख लेंगे, क्योंकि हमें बहुत जो सामान्य नाम होते हैं वो तो याद है, लेकिन जैसे मड़िया हो गया, सलहार हो गया, सांबा हो गया, कुट्टू हो गया, लेकिन हमें रागी कुटकी को ये पता है, ठीक है। बाजरा भी हमें पता है मोटे अनाज है, लेकिन कुछ मोटे अनाजों के नाम हमें नहीं पता है, तो उन्हें एक आप नजर मार लेंगे ताकि आपसे इसके बारे में गलती ना हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नई उपलब्धि अर्जित की है? तो यह है स्वाभाविक रूप से इंदौर नगर निगम है, जिसने अभी ग्रीन बॉन्ड जारी किया था इंदौर के नगर निगम ने। और इनका मोटा मोटा उद्देश्य ये था, क्योंकि क्या है कि जो इंदौर नगर निगम है इसका बहुत सारा पैसा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने में चला जाता है, तो इसके लिए इन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो नगर निगम है अब वो अपनी बिजली उत्पन्न करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का भी ये बिल भर रहे हैं उससे उनकी बचत होगी और उसके लिए लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से इसको जारी किया गया था, और ये देश का पहला शहर है जिसने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये बॉन्ड जारी किए गए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्न उत्सव का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो ये 10 से 13 फरवरी तक किया गया है। लोगों को मुफ्त में इसमें अनाज बांटा जाता है। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार का जो संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किया गया था ये सागर में किया गया था, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक घोषणा भी करी थी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो युवा है यदि वो उद्योग लगाते हैं तो जो क्लस्टर्स होते हैं वहां पे ब्रीज जो 20% भूमि है उनको आरक्षित की जाएगी। साथ ही में सागर के जो बड़तुमा जगह है यहाँ पे संत रविदास जी महाराज का एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा, उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। साथ ही में एमएसएमई क्लस्टर नीति में अनुसूचित जाति वर्ग के जो उद्योगपति संगठन है उनको भी एक क्लस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति पेट्रोल पंप लगाता है तो उसको भी क्या करी जाएगी, भूमि अलॉट की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 12 में देखें तो मध्य प्रदेश के किस विभाग को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है ट्रांसको, उसको ये दिया गया है। इनका भी एक पवेलियन लगा था, लेकिन जो हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी है ये अपने इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, और देश में बहुत सारे ऐसे उनके इनोवेशंस हैं जो सबसे पहले होते हैं, चाहे वह बिजली बचत करने में हो चाहे स्मार्ट मीटर्स का हो। तो इन सब चीजों में ये बहुत आगे रहते हैं और इनके पवेलियन को बहुत सराहा गया था और इसी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में देखेंगे तो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश के कितने जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान संचालित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के 8 जिलों में, विशेषकर जो 8 जिले हैं जहां पे फाइलेरिया की समस्या ज्यादा है, तो फाइलेरिया मुक्त अभियान को यहाँ पे विशेष प्रकार से चलाया गया है और यहाँ पे 10 फरवरी तक संचालित किया गया था। और कुछ जो टीके होते हैं साथ में जो दवाइयां होती हैं वो यहाँ पर प्रदान की गई थी। विशेषकर आपका रीवा, छतरपुर और पन्ना जिला यहाँ पर विशेष रूप से चलाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की। मध्य प्रदेश में कहां पर G20 के कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है इंदौर में। जो G20 की आपको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है इस वर्ष, तो इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो सभी जगह कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जो शहर अपनी विशेषता के लिए फेमस है वहां पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में जो एडीएम बैठक यानी यहाँ पे जो कृषि प्रतिनिधि बैठक हुई थी वो इंदौर में आयोजित की गई थी और ये पहली बैठक थी। इसके बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो शहर है वहां पर भी इसकी बैठक आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश का हमें याद रखना है और ये 13 से 15 फरवरी तक आयोजित की गई थी। G20 संगठन प्लस एग्रीकल्चर और से जुड़े हुए जो संस्थान है उसके प्रमुख लोगों ने इस पे हिस्सा लिया था। और मध्य प्रदेश को यह है कि इसका एक फायदा मिलता है, ऐसे संगठनों की जब बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप से हमें भी बहुत सारी नवीन जानकारियों से क्या होता है, अपडेशन मिलता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के 15वें क्वेश्चन की। प्रदेश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? यहाँ पे बात महाविद्यालय की हो रही है, विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। तो जो महाविद्यालय बनाया जाएगा ये रायसेन जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं उनका ये क्षेत्र है और उन्होंने इसकी घोषणा करी है। 16वें नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में जो मुंहपका और खुरपका एक बीमारी होती है जिसे शॉर्ट फॉर्म में FMD कहा जाता है, टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पे? तो मध्य प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पे है और पहले भी मध्य प्रदेश इसमें आगे रहा है। तो जो टीकाकरण का कार्यक्रम है सब सर्वाधिक किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया जबलपुर जिले के एक उत्कृष्ट विद्यालय है, पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट महाविद्यालय, जहां पर इन्होंने प्रदेश की पहली जो वर्चुअल रियलिटी लैब होती है उसका क्या किया, शुभारंभ किया है। यहाँ पर जो साइंस से जुड़े हुए छात्र हैं अब उसको वर्चुअली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको एक तरह से समझने में एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में इनको लाभ मिलेगा और चीजें आसानी से समझ में आएंगी। कई बार किताबों से पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे वर्चुअली जब उसको सामने हल होते हुए देखेंगे तो उन्हें एक नया अनुभव मिलेगा और कहीं ना कहीं विज्ञान की तरफ क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। 18वें प्रश्न की बात करें तो हाल ही में इस्लाम नगर है जिसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदल करके क्या किया गया है, जगदीशपुर किया गया है। ये ऐतिहासिक रूप से आप बात करो तो ये राजपूतों का गढ़ था जो कि देवड़ा राजपूत होते हैं। तो इसका जो बाद में क्या हुआ था कि इसका नाम बदल दिया गया था, लेकिन इस शहर को जो बसाया था वो जगदीशपुर के राजपूतों के द्वारा बसाया गया था और यहाँ के जो शासक थे वो नरसिंह देवड़ा थे और ये अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धोखे से दोस्त मोहम्मद खान ने उनकी हत्या करके इसका जो नाम है वो बदल दिया और उस समय पे यहाँ पे कुछ रानी उन्होंने जौहर भी किया था और दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदल के क्या किया था, इस्लाम नगर किया था। ठीक है, अब इसका नाम वापस से बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। और पर्यटक स्थल की बात करो तो जगदीशपुर में आपका गोंड महल होता है, रानी का महल है, चमन महल प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 19 में चले तो राज्य रूपंकर कला पुरस्कार में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है? तो इसमें जो राशि दी जाती है वो 51,000 रुपए की दी जाती है। काफी सारे पुरस्कार मिलते हैं तो इसकी जो लिस्ट है आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में एग्जाम गुरुजी के उपलब्ध रहेगी, वहां से आप एक बार देख लेंगे क्योंकि व्यापम के जो आपके पेपर होने वाले हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न दो प्रकार के बन सकते हैं, जैसे मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार किस उस पे दिया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से किसे दिया गया है। तो पुरस्कारों के नाम तो विशेषकर हमें याद रखने ही है, ठीक है। 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं और जब खजुराहो का समारोह होता है वहां पर ये पुरस्कार राशि प्लस पुरस्कार दिए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि सम्मानित किस कार्यक्रम में किया जाता है। तो विंध्य एक्सप्रेसवे निर्माण होगा, इसकी घोषणा भी हाल में की गई है। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, तो इसकी जो दूरी होगी वो भोपाल से लेकर के सिंगरौली के बीच में जाएगा। अभी इसकी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा और स्वाभाविक है कि जितने भी एक्सप्रेसवे वर्तमान में बन रहे हैं उनके दोनों की तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लॉजिस्टिक को लेकर के थोड़ी सी सरलता रहती है, सुगमता रहती है और शहरों के अंदर जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के अब जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके दोनों साइड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और साथ में क्या किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे होगा विंध्या एक्सप्रेसवे, ये आपका भोपाल से सागर दमोह सतना रीवा सीधी सिंगरौली तक में ये जाएगा और वहीं पे समाप्त होगा। आगे की तरफ बड़े प्रश्न क्रमांक 21 में चौराटा हवाई अड्डा जिसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ये मध्य प्रदेश के रीवा शहर में है और ये मध्य प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा होगा। इसे आपको याद रखना, हवाई अड्डे लगातार आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है ये 15 फरवरी 2023 को हुआ है। हमारे देश के जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा। और अभी तक क्या है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही हमारे यहाँ एयरपोर्ट है। अब धीरे धीरे अभी इसकी शुरुआत हुई है, इसमें कितने विमान कहां तक के जाते हैं ये बाद में देखा जाएगा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल चीतों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? तो 20 हो गई है। आंसर इसमें डला हुआ था, प्रश्न बनना भूल गया था। पर ध्यान ये रखना है कि रियाली में जो 12 चीते लाए गए हैं ये कहां से लाए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। इसके पहले जो लाए गए थे वो नामीबिया से लेकर के आए गए थे। वो 8 चीते थे और प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन था 17 सितंबर, उस दिन ये छोड़े गए थे। और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है और भारत में सिर्फ चीता कहां पाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाल में मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में श्री अन्न परोसने की पहल की गई है? तो ये पहल की जो शुरुआत हुई है भोपाल के एम्स से हुई है। श्री अन्न आपको बता दिया था कि जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना, ये इनसे जो बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन है, वो लोगों को यहाँ पे परोसा जाएगा। और हमारे भारत सरकार के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है श्री मनसुख मांडविया, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है और अपने आप में बहुत पौष्टिक होते हैं श्री अन्न। तो इसका सेवन भी आप प्रारंभ कर दीजिए। ये जागरूकता का वर्ष है, अभी जागरूक हो जाएंगे तो आगे स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहेंगे। माता सबरी की जयंती पर कोल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है ये सतना जिले में किया गया है।
कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि जो दुर्घटना हुई है वो सीधी जिले में हुई है, लेकिन कार्यक्रम आपका रीवा में नहीं था, वो सतना में था, ना सीधी में था, ना सिंगरौली में था। तो 24 फरवरी को सतना में माता सबरी की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोल जनजाति के महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसके जो मुख्य अतिथि थे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। साथ ही में सतना में एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, इसका भी लोकार्पण किया गया है। और मैहर के जो सबरी आश्रम है वहां पर भी उसका लोकार्पण होगा। कोल के जो समाज के जो देवी देवता हैं वहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि उनका भी विकास किया जाएगा। साथ ही में जो कोल गढ़ी है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मां सबरी की वहां पर एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कोल राजा जो आखिरी राजा थे उनका चित्र भी लगाया जाएगा। इन सब चीजों में लगभग 3.5 करोड़ का खर्च आएगा और मध्य प्रदेश सरकार उसको क्या करेगी, विकसित करेगी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य महोत्सव समारोह का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है 20 से 26 फरवरी किया जा रहा है। ये डेट आपसे नहीं पूछी जा सकती, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये इसका जो आयोजन किया जाता है ये फरवरी माह में किया जाता है। तो ये 20 से 26 फरवरी तक चलने वाला एक अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 18,82,229 दीप प्रज्वलन के साथ किस शहर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो ये नाम दर्ज हुआ है उज्जैन का। इसके पहले अयोध्या का था। आपको इसमें जो याद रखना है, इस कार्यक्रम का नाम शिव ज्योति अर्पणम था। उज्जैन में आयोजित किया गया था, महाशिवरात्रि के दिन किया गया था। साथ ही में अब यहाँ पे कुछ जो हमारे यहाँ के जो शिव के स्थान है, शिवलिंग है, उनके नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको जो मोटे मोटे पता रहते हैं, श्री महाकाल कहाँ पे, उज्जैन में, कुंडेश्वर धाम टीकमगढ़ में है, भोजपुर आपको पता है कि रायसेन में आता है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ, मंदसौर में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो आपको पहली बार हो सकता है जानकारी मिले। तो चक्की वाले जो महादेव है महू में है, नागर घाट जो है ओंकारेश्वर में है, अहिल्या घाट महोत्सव में, लेकिन गोमुखनाथ मंदिर पन्ना में है और देव तालाब में एक प्राचीन शिव मंदिर है। साथ में कोलेश्वर धाम कहाँ पे है, मुरैना में है, और नटेरन कहाँ पे है, विदिशा में। इनमें से जो आपको जानकारी में नहीं है, इनके नाम आप अपनी जो आपकी मध्य प्रदेश एमपी जीके की बुक है वहां पर लिख लेंगे, क्योंकि मंदिरों से जुड़े हुए प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और व्यापम और पीएससी दोनों में पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। तो इन्हें आपको अपडेट करके रखना है, इसलिए ये यहाँ पे दिए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सीबीआईपी अवार्ड दिया गया है? तो ये जो सीबीआईपी अवार्ड दिया गया है ये मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने क्या है कि पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो कि सबसे लंबी पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई कर रहा है। तो इसी कारण से केंद्रीय सिंचाई ऊर्जा ब्यूरो ने मध्य प्रदेश को सीबीआईपी अवार्ड दिया है। और सिंचाई के में मध्य प्रदेश ने काफी सारा काम किया है, नहरें भी बहुत सारी विकसित करी हैं। तो अब आगे चल करके और भी अवार्ड इसको मिलने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना सीबीआईपी जो अवार्ड दिया जाता है ये सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो की गई है भोपाल में की गई है। ये मानव निर्मित वन होगा, यानी यहाँ पर वन लगाए जाएंगे और ये भोपाल एयरपोर्ट जो है उसके आसपास होगा। और इसकी जो देखभाल का दायित्व दिया गया है वो एक श्री राम आस्था करके एक मिशन है, उसको दिया गया है। और ये प्रदेश का, देश की बात नहीं हो रही है, प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन होगा। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी होगी? आस्था मिशन की होगी। किसकी अध्यक्षता में डेवलपमेंट कोर ग्रुप का गठन किया गया है? तो ये जो किया गया है मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। इनका मूल उद्देश्य है कि जो नक्सली गतिविधियां होती हैं उनको क्या करना है, नियंत्रण में करना है। अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको फॉलो किया जाए, नक्सलिज्म को कम किया जाए, उनको एक जो हमारी जो रूट लाइन है उसमें लेकर के आया जाए। यही सब चीजें वहां पे रहेंगी। हर प्रकार की इसमें जो मंत्रालय हैं वो इस पे सम्मिलित किए गए हैं। लगभग सभी मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग भी इसलिए है कि लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, हथियार वगैरह वो छोड़ करके शिक्षा में आ जाए। महिलाएं यदि उससे लगी हुई हैं तो उनको जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करके उनको जो विकसित जो गतिविधियां होती हैं, विकासशील गतिविधियां होती हैं, उनमें क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए। प्रश्न क्रमांक 30 में चलेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश पीएम मातृवंदन योजना में देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश जो है पीएम मातृवंदन योजना में प्रथम स्थान पे है। और इसके लिए मध्य प्रदेश को क्या किया गया, अभी हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो भी राशि आवंटित की जाती है मातृवंदन योजना के अंतर्गत, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने इसका जो उपयोग होता है इस राशि का सही जगह किया है। इसी के लिए मध्य प्रदेश को किसमें, देश में नंबर 1 पर लाया गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की भी कुछ योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से एक आपकी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है और भी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है।
बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 31 में। हाल ही में जारी की गई AISHE रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश इसमें 17वें स्थान पर है। पिछले वर्ष जो इसकी रैंकिंग थी 22वीं थी। मध्य प्रदेश ने इस पे सुधार किया गया। ये रैंकिंग जो जारी की जाती है, जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं उनके डाटा को लेकर के जारी की जाती है। वहां पे एडमिशन किस प्रकार से हो रहे हैं, वहां पे कॉलेज छोड़ने वालों की संख्या में घटा हुआ कि नहीं, मतलब संख्या घटी या नहीं घटी, कॉलेजों में सुविधाएं किस प्रकार से है, लाइब्रेरी, खेल कूद, जो सेमिनार्स होते हैं, इन सब सारी चीजों के बाद इसका एक डाटा का अध्ययन किया जाता है, फिर रैंकिंग जारी की जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा सर्वेक्षण होता है जिसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आया, 22 से 17वें स्थान पर आया है। प्रश्न क्रमांक 32 की बात करें तो संस्कृत विभाग की जो पहली G20 वर्किंग ग्रुप CWG की बैठक हुई है, तो ये किस जिले में हुई है? तो ये हुई है छतरपुर जिले में, जहां पर अभी क्या चल रहा, अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव चल रहा था, वहां पर ही इसकी बैठक हुई है। कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है CWG की। और इसका बैठक आपसे भी प्रश्नों में पूछ लिया जाए कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कहां पर है, तो ये खजुराहो में है, जहां पर इसका कार्यक्रम का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 33 की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किस जिले में सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण किया है? तो ये जो उन्होंने लोकार्पण किया है, ये कहां किया है? खजुराहो में किया है, जहां पर सांस्कृतिक बैठक चल रही थी G20 की। और इसमें होना क्या है, देखिए ये जो आदिवर्त है, ये मध्य प्रदेश के जो जनजाति एवं लोक कला से जुड़े हुए संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ पर जनजाति समूह जो होते हैं हमारे, उनकी लोक कला या उनकी जो पेंटिंग्स होते हैं, उनके आर्ट्स होते हैं, उन सब चीजों को क्या किया जाएगा, सहेज कर रखा जाएगा। और बात करें यदि आदिवर्त की, तो इसमें 7 जनजातियों के गांव के परिदृश्य को इसमें सम्मिलित किया गया है। और हमारे यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है, गोंड, बैंगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल एवं शहरिया, इनके 5 सांस्कृतिक अंचल, चाहे आपके बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मालवा, निमाड़ और चंबल, यहाँ पर इनकी जो वस्तुएं हैं या उनके जो कला है, उन सभी को यहाँ पर सहेज कर रखा गया है, जानकारी के लिए रखा गया। तो आदिवर्त कहाँ पर है? खजुराहो में है। इसका नाम हमें याद रखना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहाँ पर 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी? तो इसका जो सम्मेलन होने वाला है, ये भोपाल में आयोजित होने वाला है। 3 मार्च को आयोजित होगा। ये 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन होगा और इसमें लगभग 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के सांस्कृतिक मंत्री सम्मिलित होंगे। साथ ही में यहाँ पर अतिथियों द्वारा द पेनोरामा ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स की पुस्तक भी लॉन्च की जाएगी। बात करें तो यहाँ पर भूटान, श्रीलंका, नेपाल, विशेषकर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्षेत्र देश हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 35 की। हाल ही में लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो ये जो है बुंदेली की लोक गायिका है और इन्हें हाल ही में क्या हुआ, वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विज्ञान भवन में भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इनको सम्मान दिया गया है, ठीक है। रहने वाली कहाँ की है? तो ये याद रखना है, छतरपुर की रहने वाली है, बुंदेली लोक गायिका है श्रीमती उर्मिला पांडे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 36 की। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था सतना जिले में किया गया था और इसके बारे में भी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया था बाकी की डिटेल्स। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इनका संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध है शूटिंग से है। अभी हाल ही में इन्होंने जो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप होती है वहां पर गोल्ड जीत करके मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। और इन्होंने जो ISSF की राइफल वर्ल्ड कप 53 मीटर पोजीशन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इनका नाम है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी है, उसके ये खिलाड़ी हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 38 की। मध्य प्रदेश प्रसव कक्ष गुणवत्ता के लिए जो संचालित अभियान है, लक्ष्य अभियान, इसमें देश में किस स्थान पर है? तो इसमें जो है देश में प्रथम स्थान पर है। लक्ष्य कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये याद रखना है कि ये जो प्रसव कक्षा जो मतलब एक जो डिलीवरी रूम होता है उससे जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश ने यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसमें पहला स्थान हासिल किया है। और मध्य प्रदेश के लगभग 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है, प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 39 की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो 2023 है, इसमें किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक की महिलाओं को लाभ दिया जाएगा? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे जुड़े हुए कई प्रश्न बन सकते हैं। तो 23 वर्ष से लेकर के जो 60 वर्ष की महिलाएं होती हैं उनको मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना चालू की गई है उसमें पात्रता रहेगी। महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं होंगी उन्हें 1000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। उनके जो खाते होंगे उस पर ये पैसा आएगा। 60 वर्ष से कम उम्र की महिला होनी चाहिए, 23 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। अब इसमें कई नियम बनाए गए हैं।
अब उसमें एक तो यह है कि वो महिलाएं अपात्र होंगी जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से अधिक होती है, या उनके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पेई है, ठीक है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी जो स्थानीय निकाय है या उसमें शासकीय नौकरी में है, मंत्री विधायक जो होते हैं वो है, तो उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। ये था हमारा मध्य प्रदेश का फरवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स। मार्च माह का करंट अफेयर आपका लगातार रहेगा, सुबह के 7 बजे आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपके एग्जाम गुरुजी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर उपलब्ध रहेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा के ऊपरी के हों, जो अपडेटेड है। अब इसके बाद जो बजट है, इंडियन बजट और एमपी बजट, ये दोनों जैसे ही आ जाते हैं इसको हम अपडेट कर देंगे। आप इसे एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न ये रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोल जनजाति ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका नाम था कोल विद्रोह। यह किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1831, 41, 37, 57। इसका जो राइट आंसर होगा, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कोल विद्रोह से जुड़ी हुई या कोल हमारे जो जनजाति है उनके बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ज्यादा पंक्तियों में नहीं, 3 से 4 पंक्तियों में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जिसके उत्तर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उन्हें हार्ट दिया जाएगा, जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक दिया जाएगा। जो हमारे एग्जाम गुरुजी की तरफ से आपको हार्ट दिया जाता है, आप सभी लोग उसके उत्तर पढ़ना नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत सारी जानकारियां वहां पर होती हैं। एग्जाम गुरुजी के कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात प्रतिदिन सुबह होगी, सोमवार से शनिवार, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के साथ। तो देखना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।